चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। टिहरी झील में आज से 12 अप्रैल तक 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य वर्चुअल शुभारंभ किया। ये राष्ट्रीय स्तर का आयोजन पहली बार उत्तराखंड में हो रहा है। इसमें देश भर से 19 पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टीमें भाग ले रही है, जिसमें 440 से ज्यादा खिलाड़ी और साथ ही कैनोइंग, रोइंग और आपको बता दें कयाकिंग जैसी 52 स्पर्धाओं में आपको बता दें अपनी दक्षता दिखाएंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नेतृत्व में हुआ है और इसमें केंद्रीय व राज्य पुलिस बलों के साथ साथ सीआरपीएफ तथा अन्य इकाइयां भी भाग ले रही है। आयोजन के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ उत्तराखंड के पर्यटन को भी नई पहचान मिलने की उम्मीद है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2026 के शुभारंभ अवसर पर यहां उपस्थित टिहरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक अरुण किशोर उपाध्याय जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष कुमारी इश्का सजवान जी, अध्यक्ष नगर पालिका श्री मोहन सिंह रावत जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा जी, और अभी जिनका संबोधन आप सब सुन रहे थे एडीजी मुख्यालय आईटीबीपी श्री संजय गुंजयाल जी, आईजी नॉर्दर्न फ्रंटियर आईटीबीपी श्री मनु महाराज जी, आईजी सीआरपीएफ दिनेश उनियाल जी, आईजी आईटीबीपी एकेडमी श्री गिरीश चंद्र उपाध्याय जी, जिलाधिकारी नीतिका जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौधरी जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से पधारे पुलिस बलों के वीर जवान, खेल प्रेमियों एवं उपस्थित सभी महानुभावों का मैं देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मुझे देश की सुरक्षा में दिन रात समर्पित रहने वाले सभी जाबाज पुलिस जवानों के बीच आज इस वर्चुअल माध्यम से आप सभी के बीच आप सबसे जुड़ने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसा आप सबको पता है, मौसम की खराबी के कारण से मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन सच में जैसा अभी संजय जी कह रहे थे, मेरा मन भी वही है। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हर तरीके से मैं आप सबके साथ हूं। मैं उत्तराखंड को पहली बार इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी का अवसर प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं इस शानदार आयोजन की सफलता के लिए सभी आयोजकों को, आईटीबीपी के समस्त अधिकारियों को और जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर के 19 टीमों पे 440 से अधिक महिला एवं पुरुष खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि 4 दिवसीय प्रतियोगिता में कैनोइंग, रोइंग, कयाकिंग जैसी वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी लगभग 52 स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, कौशल और उत्कृष्ट प्रदर्शन द्वारा दर्शकों को रोमांचित करने का काम करेंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी प्रतिभागियों को भी, जो प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं, उन सभी को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि आप सभी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से अपने अपने राज्यों, अपने अपने संगठन का नाम रोशन कर एक नई पहचान स्थापित करेंगे। वास्तव में आप सभी जाबाज जवान बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए अपने समर्पण और साहसिक खेलों में अपने शानदार प्रदर्शन से हमारे युवाओं को निरंतर प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आयोजन न केवल
आप सभी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का उत्कृष्ट मंच बनेगा, बल्कि राज्य को साहसिक खेलों और पर्यटन के क्षेत्र में भी एक वैश्विक स्थल के रूप में स्थापित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, खेल केवल शारीरिक तंदुरुस्ती का माध्यम भर नहीं है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व के समग्र विकास का आधार भी है। खेल हमें अनुशासन सिखाते हैं, टीम वर्क की भावना को मजबूत करते हैं और कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। यही खेल भावना हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने और देश व समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का संबल प्रदान करती है। साथियों, आप सभी के कंधों पर देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और जन विश्वास को बनाए रखने की अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आपकी निष्ठा, समर्पण और कर्तव्य परायणता से समाज में शांति, सुरक्षा और विश्वास का वातावरण बनता है और हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए मेरा मानना है कि आप सभी का फिट रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तभी आप अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वहन कर पाएंगे तथा प्रत्येक चुनौती का सामना पूरी क्षमता के साथ, पूरी सजगता के साथ और आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। ये कैकिंग, कैनोइंग और रोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स आपके लिए केवल खेलों की एक प्रतिस्पर्धा मात्र नहीं है, बल्कि आपके वास्तविक कर्तव्यों से सीधे जुड़ी हुई हैं। जल आपदा, बाढ़, नदी बचाओ अभियान और तटीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील कार्यों में यह कौशल कई बार जीवन रक्षक साबित होते हैं और विपरीत परिस्थितियों में लोगों को बचाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जब हमारे पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बलों के जवान इन खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, तो वो केवल पदक ही नहीं जीतते, बल्कि आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के क्षेत्र में भी अपनी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है और उनके प्रयासों से आज देश भर में खेलों के प्रति एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड में भी प्रदेश में खेलों को और बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस दिशा में हमने 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल और भव्य आयोजन कर उत्तराखंड को केवल देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी एक नई पहचान दिलाने का प्रयास किया है। इन राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस दौरान कैकिंग और कैनोइंग जैसी प्रतियोगिताएं भी इसी टिहरी झील में आयोजित हुई थी। अभी हाल ही में यहाँ SIB चैंपियनशिप एवं अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का भी भव्य आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, अभी 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले यानी परसों, पीछे जो बीत गया परसों, उसमें हमने ऋषिकेश में सी प्लेन उतारने का भी एक सफल ट्रायल भी किया है, जिससे भविष्य में वाटर स्पोर्ट्स और पर्यटन के क्षेत्र में नए द्वार खुलेंगे। आज उत्तराखंड खेल सुविधाओं के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। अब प्रदेश राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। साथियों, आज के अवसर पर मैं आप सभी का और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आप सभी हमारे सुरक्षा बलों के, सभी ITBP के, सभी पुलिस के अधिकारी और जवान दिन रात समाज की सुरक्षा में डटे रहते हैं। ऐसे में खेलों से जुड़े रहना आपकी फिटनेस, सतर्कता, आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत बनाता है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि खेलों को अपने जीवन का नियमित हिस्सा बनाए रखें, जिससे आप सभी अपने महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक आत्मविश्वास
विश्वास और उत्साह के साथ कर सकें। साथियों, हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के आयोजन में आप सभी अधिकारियों, जवानों की सक्रिय सहभागिता और सहयोग से हमारे प्रयासों को और अधिक मजबूती मिलेगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस प्रतियोगिता के आयोजन की सफल आयोजन की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और साथ ही मैं 25वें ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर के उद्घाटन की तो वहीं उत्तराखंड में 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री द्वारा इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम को जन उत्सव के रूप में आयोजित किया जाए और इसमें जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से न केवल पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। अधिकारियों ने रोड शो और अन्य कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजनाएं भी बनाई हैं। तो वह एक बड़ी खबर सामने आ रही, जो चारधाम यात्रा से पहले आपदा प्रबंधन अलर्ट। आज देहरादून में टेबल टॉप अभ्यास, एनडीएमए और यूएसडीएमए की संयुक्त पहल वहीं आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियां तेज होती नजर आ रही है। वहीं 10 अप्रैल को 7 जिलों में होगा मॉक ड्रिल। तो वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित तरीके से संचालित करने के लिए आपदा प्रबंधन अलर्ट जारी किया गया है, जहां देहरादून में आईटी पार्क स्थित एसईओसी में एनडीएमए और यूएसडीएमए की संयुक्त पहल से टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों की आपदा तैयारियों पर समीक्षा की गई और विभागों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया। यह अभ्यास यात्रा मार्गों पर संभावित आपात स्थितियों के बेहतर तरीके से निपटने की क्षमता को परखने के लिए किया गया है। वहीं अधिकारियों ने प्राथमिकता, रिस्पॉन्स, साधन प्रबंधन और त्वरित कार्यवाही के विकल्पों पर भी चर्चाएं की। साथ ही इससे पहले यह अभ्यास सभी 7 यात्रा जिलों में आयोजित होने वाली 10 अप्रैल को मॉक ड्रिल से पहले तैयारियों का अहम चरण है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने आगामी चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा बैठक की। उन्होंने यात्रा मार्गों पर स्थापित स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्रों, एम्बुलेंस और ईसीजी जैसे आवश्यक सुविधाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मंत्री ने चारधाम नियंत्रण कक्ष पर आपको बता दें पोर्टेबल मशीनों की व्यवस्था करने, बद्रीनाथ और केदारनाथ अस्पतालों का परिचालन शुरू करने और जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएमओ को अलर्ट मोड में रहने और सफाई, गुणवत्ता, विशेषज्ञ डॉक्टरों की जिम्मेदारी, मशीनों के दुरुपयोग तथा सरकारी संसाधनों के उचित इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। तो चारधाम यात्रा को लेकर के चारधाम यात्रा की तैयारियों के बारे में जो सीएमओ से पौड़ी, चमोली, टेरी, उत्तरकाशी जो चारधाम यात्रा मार्ग में उनका है, उन सबसे चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के चर्चा हुई और चारधाम यात्रा में विगत वर्ष जितनी कैजुअलिटीज भी है टारगेट लेके आगे नंबर्स को और घटाएंगे। दूसरा जो स्क्रीनिंग है, हम लोगों ने इस बार कुछ हमारे पॉइंट्स पे हम हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जो होती है जिस कारण ज्यादातर यात्रियों की मौत होती है, उसके लिए एक सिस्टम हम ये भी कर रहे हैं कि इस बार ईसीजी भी उनकी की जाएगी जो 50 से ऊपर के लोग हैं जिनका, और ईसीजी करने के बाद उनको ताकि उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। कुल मिलाकर के बद्रीनाथ हॉस्पिटल और केदारनाथ हॉस्पिटल इनको भी ऑपरेशनल करना है चारधाम यात्रा में, जो बनके तैयार है। 45 बेड का हॉस्पिटल बद्रीनाथ में तैयार होगा। तो हमारे कुल मिला के यात्रा रूट पर पूरी तरह से यात्रियों को सुरक्षा मिले और वो सुरक्षित यात्रा करके वापस जाए, एक तो ये एजेंडा था। दूसरा
ये इंट्रोडक्टरी मेथड थी सभी सीएमओ से जिले की समस्याओं को लेकर, जिले में क्या क्या समस्या है, और उनको उनके ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी भी जिले में किसी तरह की अगर हेल्थ सेक्टर में कमी पाई जाएगी तो सीधे सीधे सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए सीएमओ उत्तरदायित्व होगा। उसके साथ साथ हमने कई सीएमओ जो है वो स्पेशलिस्ट भी है, और क्योंकि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है उत्तराखंड में, तो सीएमओ को भी निर्देशित किया गया है जो स्पेशलिस्ट है कि वो भी अब जिस भी सब्जेक्ट के वो स्पेशलिस्ट है, सपोज कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई रेडियोलॉजिस्ट है, तो वो अपने हुनर को मरने न दे, और वो भी जहाँ रेडियोलॉजिस्ट है वो जाकर के अब हफ्ते में 2 दिन कम से कम वो रेडियोलॉजिस्ट की तरह काम करे, और जो सर्जन है वो सर्जरी करके अपने सर्जन की तरह काम करे। तो ये उनको निर्देश देगा कि अपने हुनर को भी बचाओ, और क्योंकि स्पेशलिस्ट की कमी है तो कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति से अपने विशेषज्ञता का फायदा। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्य में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज। देहरादून में आज होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सचिवालय मीडिया सेंटर में अधिकारी करेंगे संबोधन। वहीं आपको बता दें, मकान सूचीकरण एवं भवन गणना प्रक्रिया पर भी चर्चाएं होंगी। जनगणना को सफल बनाने पर फोकस है। तो वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड में जनगणना 2027 को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। आज देहरादून के सचिवालय परिसर स्थित मीडिया सेंटर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें सचिव, सामान्य प्रशासन और जनगणना निदेशालय के अधिकारी मीडिया को संबोधित करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मकान सूचीकरण और भवन गणना की प्रक्रिया, जनगणना की तिथियां, प्रक्रिया और व्यवस्थाएं विस्तार से बताई जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य भर में चरणबद्ध तरीके से मकान सूचीकरण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। ये पहल ये सुनिश्चित करेगी कि जनगणना 2027 सटीक और समयबद्ध तरीके से पूरी और हर परिवार और भवन का सही विवरण शामिल हो। तो वहीं चमोली में जिलाधिकारी गौरव कुमार ने हाल ही में मीडिया के प्रकाशित समाचारों पर स्पष्ट किया कि पीपल कोटी में से जोशी मठ के बीच शौचालय, पेयजल और पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने वही संबंधी बातें पूरी तरह निराधार है। वहीं जिलाधिकारी ने जनता से अपील की है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और भ्रमित न हो। प्रशासन ने पूरे मार्ग पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की और यात्रियों की सुरक्षा तथा सुविधा के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन लगातार क्षेत्रीय विकास और नागरिक सुविधा पर ध्यान दे रहा है। जनता से विनम्र अनुरोध है कि सतर्क स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करे। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। समाचार पत्रों के माध्यम से ये खबर प्रकाशित हुई है कि पीपल कोटी से ज्योतिर्मठ के बीच में कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से उसका खंडन करना चाहूंगा। वहां पर हमारे कार्य लगातार चल रहे हैं, मेरे द्वारा भी और एडीएम साहब के द्वारा भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। हमारे द्वारा सभी अधिकारियों के साथ उस स्थल का निरीक्षण किया गया था। वहां पर NHIDCL के द्वारा भूदशाव से बचने के लिए इनलैंड स्ट्रोक ट्रीटमेंट के काम चल रहे हैं। साथ ही पीपल कोटी से ज्योतिर्मठ के बीच में 101 सीट जो है शौचालय वो स्थापित है, जो सुलभ के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा वहां पर स्थापित किए गए हैं। यदि इसका फील्ड वेरिफिकेशन किन्हीं को कराना है तो वहां पर कराने के लिए उनका पूरी तरह स्वागत है। और व्यवस्थाओं में जो भी सुधार की आवश्यकता है, यदि किसी को लगता है। तो वहीं हरिद्वार के बहादुरा बीट बाजार में दुकानदारों से अवैध वसूली के गंभीर आरोप सामने आए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सलाहकार दाताराम चौहान ने बताया कि बिना किसी टेंडर के कुछ लोग राजनीतिक संरक्षण के चलते फल और सब्जी विक्रेता से 200 से 300 रुपए तक की वसूली कर रहे हैं, वह भी बिना रसीद के। उन्होंने कहा कि ये वसूली संगठित तरीके से की जा रही है और इसका सबसे बड़ा असर गरीब और छोटे दुकानदारों पर पड़ रहा है। वहीं दाताराम चौहान ने शासन प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। तो जबरदस्ती दबले कुचले समाज का जो शोषण कर रहे हैं, मैं उनकी आवाज उठा रहा हूं। और भाजपा के नेता ना कोई ठेका, ना कोई ऑप्शन, ना कोई किसी तरह का उनके पास कोई कागज नहीं। कुछ उनके आका उन पर जबरदस्ती उगाई करा रहे हैं। बहादुराबाद के अंदर जो वहां से भीड़ इतनी हो जाती है, आने जाने वाले लोगों को भी, आप भी अगर कभी उधर गए हो, आने जाने वाले लोगों को इतना दिक्कत का सामना करना पड़ता कि 2-2 घंटे जो बेचारा हॉस्पिटल जा रहा, कहीं जा रहा, पता लगा कि कुछ लोग तो ऐसे रास्ते में दम तोड़ सकते हैं इस तरह को देखते हैं। कई लोग मैं बताया तो उसमें कई लोग, मैं तो कह रहा है इसकी आप जांच कराएगा, कौन कौन लोग अपना पता लगेगा, लयू देगी ना इस चीज की जांच।
भाई एलआई वाले वहां रह रहे हैं, एलआई वाले बताओगे। और एलआई वालों को पता भी उन्होंने लिखा है, उन्होंने हम तो सब कुछ पूछ रखा है एलआई वाले में। लेकिन सरकार का दबाव ऐसा है कि लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है सरकार, क्योंकि इससे पहले कई मुख्यमंत्री रह लिए। तो वहीं चमोली के थराली उपजिला अधिकारी पंकज भट्ट ने शादी ब्याह जैसे बड़े आयोजनों के लिए एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। वहीं शादी विवाह के सीजन में भोजन और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए गैस की किल्लत की समस्या को देखते हुए भट्ट ने कहा कि ऐसे आयोजनों के लिए अस्थायी कनेक्शन के साथ 2 व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं शादी ब्याह के आयोजन निमंत्रण कार्ड और आवेदन पत्र लेकर उपजिला अधिकारी कार्यालय में जमा करें तो जरूरत के हिसाब से सिलेंडर दिए जाएंगे। वहीं अधिकारी ने लोगों से कहा कि हताश होने की जरूरत नहीं और पर्याप्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि समारोह सुचारू रूप से चल सके। तो वहीं राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एडीजी एंड आपको बता दें ऑर्डर ने सभी जिलों के एसएसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में किराएदारों और घरेलू नौकरों के अनिवार्य सत्यापन के कड़े निर्देश दिए गए। महिला सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति मॉड्यूल के व्यापक प्रचार पर जोर दिया गया। वहीं गुमशुदा महिलाओं और बच्चों की तलाश में पुलिस ने संवेदनशीलता बरतने के निर्देश भी दिए। साथ ही ऑपरेशन स्माइल के तहत बरामदी में तेजी लाने और पुलिस सत्यापन अभियान को निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलाने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं देहरादून में एसएसपी के नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस की सख्ती का असर देखने को मिल रहा है। अब तक 50 पब, बार और होटलों ने अपने सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस पुलिस को उपलब्ध करा है। इन प्रतिष्ठानों की लगातार निगरानी अब कंट्रोल रूम से की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल आपको बता दें आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों पर भी सख्त कार्यवाही संभव होगी। इस कदम से अपराध पर नियंत्रण और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। के संबंध में एक वेब मीटिंग मेरे द्वारा यहाँ ली गई थी, जिसमें जो पब, रेस्टोरेंट और जो बड़े जहाँ पर भी अल्कोहल सर्व होता है, ऐसे जो स्थानों को चिन्हित करते हुए हम लोगों ने उनका जो एक्सेस कंट्रोल है सीसीटीवी का, जो उनके फ्रंट डोर पे और उनकी सामने पार्किंग या रोड हेड पे हम लोगों ने उनके 2 एक्सेस लिए हैं, ताकि जो पब और बार की जो क्लोजिंग की जो टाइमिंग है उसको हम लोग मॉनिटर कर सकें। साथ में अगर वहाँ कोई इस तरीके से गतिविधियाँ या संदिग्ध गतिविधियाँ नजर आती हैं तो भी हम तत्काल कार्रवाई कर सकें। उसके लिए सभी जो थाना प्रभारी हैं उनको निर्देशित किया गया है और उसके लिए तो वहीं एसएसपी देहरादून के नेतृत्व में पुलिस ने अपराधियों पर ऑपरेशन प्रहार के तहत सघन कार्यवाही शुरू की। वहीं उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के सहयोग से प्रत्येक वाहन और व्यक्ति की जांच की जा रही है। देर रात तक घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जाती है और आवश्यकता अनुसार उन्हें थाने लाया जा रहा है। पुलिस का उद्देश्य जिले में सुरक्षा बढ़ाना और अपराधियों पर सख्त नजर रखना है। वहीं कार्यवाही लगातार जारी और प्रशासन जनता को सहयोग करने की अपील कर रहा है। तो वहीं देहरादून में रंजनपुर मंडी क्षेत्र में बिजली के तारों में अचानक आग लग गई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार आग पर मिनी फायर टेंडर की होज रील का उपयोग कर तुरंत काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि समय पर कार्यवाही के कारण स्थिति गंभीर होने से बच गई। वहीं इस घटना ने क्षेत्र के निवासियों में अलर्ट रहने की चेतावनी भी दी है। तो वहीं हरिद्वार के रसियाबड़ के पास 2 बसों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और यात्रियों में चीख पुकार हुई। वहीं हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया गया।
एक यात्री बस में फंस गया था, जिसे पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं जानकारी के मुताबिक घटना में शामिल बसों में से एक बिजनौर से हरिद्वार आ रही थी और दूसरी देहरादून से नागल सोती जा रही थी। तो वहीं देहरादून में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में लगभग 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 3 दिनों में पहाड़ों में लगातार वर्षा और बर्फबारी हो रही है। अप्रैल में हुई ये बर्फबारी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में ठंडक बढ़ा रही है। राजधानी देहरादून में भी मौसम ठंडा हो गया है। मौसम के इस बदलाव का सीधा असर रबी फसलों और बागबानी पर पड़ रहा है। लीची और आम जैसी फसलों की मिठास पर भी असर हो सकता है। वहीं देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।